And our next topic is struggle of EEIC with other trading companies. EEIC means English East India Company. जो हमारे देश में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने दूसरी कंपनीज के साथ कैसे स्ट्रगल किया, क्योंकि हमारे देश में व्यापार करने के लिए सबसे पहले ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। उनसे पहले भी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे। पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, अफ्रीकन्स आए थे। इनके बाद सबसे लास्ट में इंग्लिश पीपल आए थे। If you study the map given on the next page, you will see that during the 15th and 16th centuries, many Europeans discovered new trade routes to India and the Far East countries. जो हमारे देश में सबसे पहले यूरोपियंस आए थे, उन्होंने न्यू ट्रेड रूट जो है वो डिस्कवर किया था, जिस रास्ते से वो आए थे, और उस रास्ते को उन्होंने केप ऑफ गुड होप नेम दिया था। द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू केम टू इंडिया। उसके बाद पोर्तुगीज आए थे, जो सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, लेकिन यूरोपियंस ने रास्ता पहले ढूंढा था। द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश फॉलोड। फिर धीरे धीरे पोर्तुगीज के बाद डच, फ्रेंच और फिर धीरे धीरे इंग्लिश लोगों ने फॉलो किया। सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। इन द बिगिनिंग इंडिया वॉज नॉट द प्राइम डेस्टिनेशन फॉर द इंग्लिश हु केम हियर एज ट्रेडर्स। शुरुआत में जो इंडिया है हमारा देश, वो प्राइम डेस्टिनेशन नहीं था इंग्लिश लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। वो यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि वो आए तो यहाँ पर ट्रेड के पर्पज से थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल पावर्स को भी खींच लिया अपनी तरफ। एक तरफ से उन्होंने जो पॉलिटिकल पावर्स है उन पर भी उन्होंने एकाधिकार कर लिया। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हुई थी, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सम इंग्लिश मर्चेंट्स फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड एंड इन 1600 द चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, it acquired the sole rights to trade in the east from Queen Elizabeth I, the Queen of England. शुरू में जो कुछ मर्चेंट्स हैं, उन लोगों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश में ही इंग्लैंड में एस्टैब्लिश किया इन 1600। 31 दिसंबर 1600 सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया, बनाया। और इसको बनाने का आइडिया जो था वो क्वीन एलिजाबेथ वन, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड का था। उसने ही सारे के सारे ये अधिकार दिए हुए थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस दुनिया में किसी भी देश में जाकर ट्रेड कर सकती है। दिस गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी द मोनोपोली टू ट्रेड इन द ईस्ट। इसी चीज ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे मोनोपोली दी कि वो ईस्ट में ट्रेड कर सकती है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द फ्री होल्ड टू वेंचर अक्रॉस द ओशियंस, फाइंड न्यू लैंड्स टू बाय गुड्स एट चीप रेट्स एंड सेल देम इन द यूरोपियन मार्केट्स एट हाई प्राइसेस फॉर प्रॉफिट्स। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस देश में कहीं, वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर जो उनको सस्ता, जो चीप रेट्स है, जो सामान वो खरीदते थे वो बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदते थे। लेकिन उनको बनाने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद वो यूरोपियन मार्केट्स में उसे बहुत ही हाई प्राइसेस में मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए उसे बेचते थे। These trading companies such as the English East India Company and the other European companies primarily made profits by excluding any competition so that they could buy goods at the cheap rate and sell at a very high price. The royal charter issued by the English Queen, however, could not stop other European powers from entering markets in the East. When the first English trading ship reached India in 1606, the Portuguese had already established their trade posts on the western coast of India with their base at Goa. Soon the Dutch East India Company also joined this lucrative trade. The French followed the Dutch. By the end of the 17th century, all the European trading companies had their presence in the Indian market. धीरे धीरे जो पहले हमारे देश में पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज के बाद फिर डच आए, डच के बाद फ्रेंच और फ्रेंच के बाद जो ब्रिटिशर्स आए थे, ये सबसे पहले जो यूरोपियन मार्केट में अपना सामान बेचते थे, वो सामान, ये जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो उससे बहुत ही चीप रेट में, सस्ते दामों पर खरीदते थे। और उसके बाद वो एक अच्छा मटेरियल बनाने के बाद उसको मार्केट में बहुत ही हाई प्राइस पर उसे बेचते थे। उसी तरह से जो हमारी बाकी जो और कंपनीज जो आई थी, ट्रेडिंग कंपनीज, वो भी इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करती थी कि पहले वो बहुत ही चीप रेट्स में प्रोडक्ट को खरीदती थी, फिर उसे बनाने के बाद उसे प्रॉफिट के लिए हाई प्राइस पर बेच देती थी। ये सब 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते धीरे धीरे जितनी भी हमारे देश में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई थी, उन्होंने इंडियन मार्केट में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। एक तरफ से वो यहाँ पर अपनी जगह बनाने में बहुत ही ज्यादा तरीके से कामयाब हो गए थे। बट वाई डिड दे फाइंड इंडियन मार्केट्स ल्यूक्रेटिव ऑल ऑफ अ सडन? फिर धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ था कि जो इंडियन मार्केट है
उससे ही जो जितनी भी कंपनीज आई थी, ट्रेडिंग कंपनीज आई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन सभी ट्रेडिंग कंपनीज में ही आपस में स्ट्रगल होना शुरू हो गया, क्योंकि हर एक कंट्री जो भी यहाँ पर आई थी वो यही चाहती थी कि वो भारत में ही, इंडिया में ही बिजनेस करे, यहीं पर ही वो अपना ट्रेड और कॉमर्स को बनाए रखे। ऐसी कौन सी चीज थी कि कि जो ये सारी चीजें हुई, ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने अपने देश पर, हमारे देश पर उन्हें अट्रैक्ट किया था? 17th सेंचुरी में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गई थी और उन्होंने मोनोपोली भी गेन कर ली थी स्पाइस ट्रेड में। जो हमारा देश है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मसाले बनाए जाते थे। तो सबसे पहले जो डच कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गई थी और इंडियन मार्केट में वो स्पाइसेस पर उसका ही एकाधिकार था। इट हैड टू फाइट विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसे इसी पर, जो स्पाइस ट्रेड है, इस पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए उन्हें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्ट्रगल करना पड़ा, फाइट करनी पड़ी। In order to prevent further loss, the English East India Company looked for a trading opportunity with India, a territory which has relatively free of competition during that time. लेकिन उस वक्त इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कि ताकि वो यहाँ पर व्यापार कर सके, अपने इस अवसर को वो गंवाना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में ऐसे चीज का ट्रेड करना स्टार्ट किया जहां पर उन्हें कंपटीशन ना मिले, क्योंकि जो स्पाइस ट्रेड है वहां पर तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही अपना कब्जा जमा कर बैठी थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो स्पाइस के ट्रेड में तो जा ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग ऐसी चीज की का व्यापार करें ताकि वहां पर जाकर हमें कंपटीशन कम फेस करना पड़े। इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स फाइन क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ इन द यूरोपियन मार्केट। जो इंडिया है वो कॉटन के लिए और सिल्क क्लॉथ के लिए बहुत ज्यादा फेमस था यूरोपियन मार्केट्स में। It also produced spices like pepper, clove, cardamom, and cinnamon, which were in great demand in the European markets. ना सिर्फ कॉटन और सिल्क क्लॉथ के लिए, बल्कि यहाँ पर कुछ स्पाइसेस जैसे पेपर, क्लोव, कार्डमम, इन सब चीजों को भी यहाँ पर उगाया जाता था, जिनकी यूरोपियन मार्केट्स में अच्छी खासी डिमांड थी। Thus, it was a lucrative destination for trade, so most European powers showed their interest in the Indian market. यही वो चीज थी जिसमें जो बहुत सारी यूरोपियन पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट इंडियन मार्केट की तरफ आने लगा। ग्रेजुअली विथ सो मेनी प्लेयर्स इन इंडिया द कंपटीशन बिकेम स्टिफ एंड द प्राइस एट विच दीज गुड्स वर ब्रॉट बिकेम हाई। दिस डिक्रीज्ड द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ मोस्ट कंपनीज। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी मांग बढ़ती गई, इनके दामों में भी बहुत ज्यादा इजाफा होने लगा। धीरे धीरे इनके रेट्स भी बढ़ने लगे, जिसकी वजह से जो भी कंपनी यहाँ पर आकर ट्रेड करती थी उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज होने लग गया। द ओनली वे दीज ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश was to root out competition and monopolize the markets. So a competition followed among these companies which led to frequent wars. धीरे धीरे क्योंकि जो कंपनीज हैं उनका मुनाफा कम होने लग गया था, उनको प्रॉफिट बहुत कम होने लगा था, तो धीरे धीरे अपने साख बचाए रखने के लिए अपनी कंपनीज जो थी, ट्रेडिंग कंपनीज, अपनी कंपनीज को बचाने के लिए और साथ में जो मोनोपोलीज है मार्केट्स में उनको बचाए रखने के लिए कंपनीज आपस में ही फ्रीक्वेंट वॉर्स करने लग गई। Throughout the 17th and 18th centuries, these European powers blockaded the sea routes, sank rival ships, and prevented them from supplying goods to the European markets. फिर धीरे धीरे 17th और 18th century में जो यूरोपियन पावर्स हैं उन्होंने क्या किया, जो समुद्र के रास्ते उनका रास्ता बनता था, जिस रास्ते से वो आते थे उस रास्ते को बंद कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने गुड्स की सप्लाई भी बंद कर दी। Such frequent battles to protect and secure trade led these companies to acquire arms and ammunition and fortify their settlements in India. Such fortifications brought these mercantile companies in conflict with the local rulers of different regions and even the Mughal emperors. These companies now found it difficult to separate trade from politics. Among all these competing mercantile companies, the English East India Company was finally able to wield considerable power over the political situation in India. धीरे धीरे जब सभी कंपनीज आपस में ही फ्रीक्वेंट वॉर्स करने लग गई तो उनका असर उन कंपनीज पर यह पड़ा कि धीरे धीरे उनकी जो कंपनीज थी उनका ट्रेड पर से जो उनकी एक तरफ से उन पर जो पकड़ बनी हुई थी वो पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती गई, क्योंकि उनके आने जाने के लिए जो सप्लाइंग गुड्स है उनका रास्ता बंद कर दिया गया। धीरे धीरे जो कंपनीज है उन्होंने अपने एक दूसरी कंपनीज के रीजन्स को फॉरफिट करना, जब्त करना शुरू कर दिया। जो ये मुगल एम्पायर्स थे इन लोगों को ही आपस में उन्होंने लड़वा दिया, जिसकी वजह से जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ, ये कंपनीज जो है वो आपस में ही सेपरेट हो गई और साथ में जो बाजार था वो भी अलग अलग भागों में बंट गया। उसका फायदा सबसे ज्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था।
इस फायदे को देखकर उन्होंने यहाँ पर सिर्फ ट्रेड पर्पस ही नहीं बल्कि उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशंस पर, पॉलिटिकल पावर्स पर भी अपना कब्जा पूरी तरह से जमा लिया।